नवी मुंबई महानगरपालिका, शाला क्रमांक 78, गौतम नगर, रबाले, नवी मुंबई। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ पे परिसर अध्ययन पाठ 6 नियम सबके लिए यह घटक आज देखने वाले हैं। बताओ तो, 1. परिवहन के नियम कौन से हैं? 2. तुम्हारे अनुसार इन नियमों का पालन करने से क्या होगा? 3. तुम्हारे अनुसार इनमें से किस नियम में परिवर्तन होना चाहिए? 4. तुम्हारे अनुसार परिवहन अनुशासन के लिए और कौन से नियम होने चाहिए? देखो, परिवहन के नियम कौन कौन से? उसमें से हमें बहुत सारे नियम तो पता ही है, आप लोगों को बहुत सारे नियम तो पता ही है। जैसे कि हम रास्ते पे चलते समय हमारी बाईं ओर से ही चलते हैं, बराबर है। और हमें आगे जाने के बाद हमारे दाएं या बाएं मुड़ना हो तो हम पहले हमारे साइड ग्लास में पीछे देखते हैं, या तो कोई इंडिकेट करते हैं हमारा। जब हमें दाईं ओर जाना है तो दाईं ओर का दिया जलाते, बाईं ओर जाना है तो बाईं ओर का दिया जलाते। ऐसे पूरे नियम हमें पता है। और भी चलते चलते समय हमें रास्ते पे अलग अलग बोर्ड पे दिखाई देते हैं। उस बोर्ड पे अलग अलग दिशा में एरो बताए होते हैं, एरो के मुताबिक हमें उस रोड पे मुड़ना होता है। ऐसे परिवहन के नियम हैं। अब यहाँ पे देखो, तो उन नियमों का पालन करने से क्या होगा? तो उन नियमों का पालन करने से एक्सीडेंट कम होते हैं या तो होते ही नहीं है। इसके लिए उन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। नंबर 3 पे देखा जाए तो आपके हिसाब से इनमें से किस किस नियम में परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है, ये बताओ। या तो नंबर 4 पे बताया गया है कि आपके अनुसार, तुम्हारे अनुसार परिवहन अनुशासन के लिए और नए कुछ नियम उनमें ऐड करना जरूरी है क्या? ऐसा आपको लगता होगा तो ऐसे कुछ नियम बता दो। चलो आगे देखेंगे। परिवहन सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं और हम इनका पालन करते हैं। इसी प्रकार सामाजिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को जो काम करना है उसके लिए कुछ नियम होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य क्या है, इसके लिए नियम बनाने पड़ते हैं। नियमों का पालन करने से हमारे व्यवहार में अनुशासन का निर्माण होता है। हम अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं। देखो, जैसे कि हमें आपको पता ही है, परिवहन सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। और उन नियमों का पालन करने से परिवहन सुचारू रूप से होता है, अच्छी तरह से होता है। उसी प्रकार हमारा जो सामाजिक जीवन होता है, उस सामाजिक जीवन में भी कुछ नियम होते हैं। तो जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति ने अपना काम किस तरह करना चाहिए, अपना सामाजिक व्यवहार किस तरह रखना चाहिए, इसके लिए कुछ नियम होते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य क्या है, वह इस नियमों के आधार पे हमें समझ में आता है। नियमों का पालन करने से हमारे व्यवहार में अनुशासन का निर्माण होता है। हम अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं। इसलिए सामाजिक जीवन में कुछ नियमों की जरूरी होती है। नियम सबके लिए होते हैं, वे सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। नियम के आगे कोई भी छोटा अथवा बड़ा नहीं होता। नियमों का पालन न करने पर दंड मिलता है। नियमों का उल्लंघन करने पर दंड देते समय कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। इस प्रकार समानता नियमों का आधार है। देखो, ये जो सामाजिक जीवन में जो बनाए गए नियम होते हैं, वह नियम सबके लिए होते हैं और सबके लिए समान होते हैं। वही नियमों का पालन करना सभी के लिए जरूरी भी होता है। जब कोई यह नियम तोड़ने का प्रयास करता है तो उसे दंड भी दिया जाता है। लेकिन दंड देते समय कौन छोटा है या तो कौन बड़ा है, वैसा भी देखा नहीं जाता। यानी कि दंड देते समय सबको समान दंड दिया जाता है। यानी कि जो हमारे जीवन में, सामाजिक जीवन में कुछ नियम बनाए जाते हैं, वो सबके लिए समान होते हैं। वो नियमों के सामने सब लोग समान होते हैं। इसी प्रकार हमें यह ध्यान में आता है कि समानता ही नियमों का आधार है।
समाज के लिए बनाए गए नियमों में होने वाले परिवर्तन। देखो, ये समाज के लिए बनाए गए कुछ नियम होते हैं और उसमें कुछ परिवर्तन भी होते चलते हैं। तो देखेंगे आगे, हमारा सामाजिक जीवन नियमों के आधार पर चलता है। ये नियम हम ही बनाते हैं। ये सबके हित के लिए होते हैं, इसलिए हम इनका पालन करते हैं। समाज के लिए बनाए गए इन नियमों में उचित परिवर्तन करने पड़ते हैं। समाज नियमन के लिए बनाए जाने वाले नियमों और प्रकृति के नियमों में अंतर होता है। प्रकृति का व्यवहार प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है चलता है, तो प्रकृति के नियम हम बदल नहीं सकते। देखो, क्या ध्यान में आया हमारे, तो हमारे सामाजिक जीवन सुचारू रूप से जीने के लिए हम कुछ नियम बनाते हैं और वह नियमों का हम पालन भी करते हैं। जो सामाजिक जीवन के लिए बनाए गए नियम होते हैं वह सबके हित के लिए बनाए जाती है, इसलिए हम सब इनका पालन करते हैं। समाज के लिए बनाए गए इन नियमों में उचित समय में परिवर्तन भी करना पड़ता है, समयानुसार उसमें परिवर्तन भी करना पड़ता है। समाज नियमन के लिए बनाए जाने वाले नियम और प्रकृति के नियम, इसमें फर्क होता है, अंतर होता है। देखो, प्रकृति का व्यवहार प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है, तो सामाजिक जीवन सुचारू रूप से जीने के लिए जो सामाजिक नियम बनाते हैं वह उनके अनुसार ही चलते हैं। जैसे कि देखो, प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम सूर्य का उगना तथा अस्त होना अथवा ऋतु चक्र का परिवर्तन कभी भी नहीं रुकता। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम बदलता नहीं। समुद्र का ज्वार भाटा, चंद्रमा की बदलने वाली कलाएं, ये सभी घटनाएं प्रकृति के नियमों के अनुसार होती रहती है। प्रकृति के नियम अधिक स्थिर तथा निश्चित होते हैं, ये कालबाह्य नहीं होते, परंतु मनुष्य के लिए बनाए गए नियमों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करने पड़ते हैं। देखो, प्रकृति के नियमों में जैसे कि सूर्य का उगना तथा अस्त होना, इसमें कभी भी बदल नहीं होता। वैसे ही ऋतु चक्र का परिवर्तन, जैसे कि देखो ना, हम देखते हैं बारिश का मौसम होता है, ठंड का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, ये उनके क्रम के अनुसार ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं, उसमें कभी बदलाव नहीं होता, वह रुकते नहीं है। वैसे गुरुत्वाकर्षण बल का नियम भी कभी भी बदलता नहीं है। जैसे कि हमने ऊपर फेंकी हुई वस्तु कभी भी नीचे ही आके गिरती है, यह गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता है, उसमें कभी भी बदलाव नहीं आने वाला है, वह वैसे ही कायम रहने वाला है, चलने वाला है। उसी तरह समुद्र का ज्वार भाटा, चंद्रमा की बदलने वाली कलाई, ये सभी घटनाएं प्रकृति के नियमों के अनुसार होती रहती है और वही प्रकृति के नियम स्थिर होते हैं, वह निश्चित होते हैं, वह कालबाह्य नहीं होते हैं। परंतु मनुष्य ने जो अपना सामाजिक जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने खुद के लिए जो नियम बनाए हैं वह कालानुरूप बदलने पड़ते हैं। जैसे कि आगे देखेंगे हम, देखो, जब हमारा देश अंग्रेजी शासन के अधीन था उस समय के नियम अलग थे। हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद परिस्थिति बदली और उसके अनुसार सामूहिक जीवन के नियम बदले। जब स्वतंत्रता मिली उस समय 21 वर्ष के नागरिक को मतदान का अधिकार था। सन 1988 के बाद मतदान का अधिकार व्यक्ति को 18 वर्ष पूर्ण हो जाने पर दिया गया। देखो, जैसे कि प्रकृति के नियम तो हमने पहले ही देखे हैं, वह कायम निरंतर चलते रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन जो सामाजिक नियम होते हैं, सामाजिक जीवन में हम अनुचारण करने वाले जो नियम होते हैं उनमें कालानुरूप बदल होते चलता है। जैसे कि जब हमारा देश अंग्रेज़ों के शासन के अधीन था उस समय के नियम अलग थे और अभी के नियम अलग है। जैसे कि उस समय में जब हम पे अंग्रेज़ राज करते थे उस समय के नियम जो थे वह अलग थे और आज के जीवन में जो नियम है वह अलग थे। उसका उदाहरण लिया जाए तो जब हमें स्वतंत्रता मिली, हमें नई नई स्वतंत्रता मिली थी,
उस समय मतदान का अधिकार 21 वर्ष पूर्ण होने वाले नागरिक को था। अपनी उम्र आयु 21 वर्ष पूर्ण होने वाले नागरिक को स्वतंत्रता मिलने पर उसी समय मतदान का अधिकार था। लेकिन आज आज अब देखा जाए तो सन 1988 के बाद में मतदान का अधिकार 18 वर्ष आयु पूर्ण होने वाले आदमी को या तो नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। यानी कि हमारे ऐसे ध्यान में आता है कि मतदान का जो अधिकार है उसकी जो आयु है उसमें बदलाव आ गया है। वह क्या है, तो कालानुरूप उसमें बदलाव लाना जरूरी था और उसमें बदलाव लाया गया। तो शॉर्ट में हमारे ऐसा ध्यान में आता है ना कि जो प्रकृति के नियम होते हैं वह निश्चित और स्थिर होते हैं, उनमें कभी भी बदलाव नहीं आता। लेकिन हमारे जो सामाजिक नियम होते हैं उनमें बदलाव कालानुरूप करना पड़ता है, आ जाता है। करके देखो, अपने अभिभावकों और दादा दादी से यह पूछो कि उनके समय में विद्यालय में कौन से नियम थे। अपनी कॉपी में अपने अपने अभिभावकों तथा दादा दादी के लिए 3 स्तंभ तैयार करो। इन 3 स्तंभों में विद्यालय से संबंधित नियमों के विषय में जानकारी भरकर उनकी तुलना करो। कौन से नियम बदल गए और कौन से नियम नहीं बदले, इस पर चर्चा करो। देखो क्या बताया गया है कि अपने कॉपी में 3 कॉलम करो, उसमें अपने अभिभावक और दादा दादी और आप इन तीनों के विद्यालय में होते समय जो जो नियम है उनमें क्या क्या अंतर है यह अपने कॉपी में अंकित करो और उनमें सोचो कि उन तीनों परिस्थितियों में विद्यालय के जो नियम थे आज के जो नियम हैं उसमें क्या क्या अंतर आपको पाया जाता है, उस पर चर्चा करो। इसे सदैव ध्यान में रखो, लड़का तथा लड़की अथवा स्त्री और पुरुष का स्तर समान होता है, उन्हें विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। देखो यह सदैव ध्यान में रखो, या तो लड़का हो या लड़की हो अथवा स्त्री हो या पुरुष हो, उनका स्तर समान होता है और उनके विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। उन्हें अपने जीवन में विकास करने के लिए सबको समान अवसर मिलने चाहिए, यह हमें सदैव ध्यान में रखना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, तो सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। सभी आयु वर्ग यानी कि उनकी आयु कम हो, ज़्यादा हो, छोटी हो, बड़ी हो, अपने अपने आयु के अनुसार पौष्टिक भोजन की आवश्यकता सभी व्यक्तियों को होती है। आगे देखो, क्या लड़कियों को उतने पोषक आहार की आवश्यकता नहीं होती जितनी लड़कों को होती है। मेरे घर में कहा जाता है कि केवल भाई को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है। बताओ, ये लड़की का एक क्वेश्चन है। लड़की का क्वेश्चन ऐसा है कि क्या लड़कियों को उतने पोषक आहार की आवश्यकता नहीं होती जितनी लड़कों को होती है, यह सही है क्या? तो इसका आंसर वह लड़की पूछ रही है और वह बताती है कि उसके घर में ऐसा बताया जाता है कि उसके भाई को उसकी अपेक्षा पौष्टिक भोजन की आवश्यकता ज़्यादा है। बताओ तो तुम लड़की के प्रश्न का उत्तर क्या दोगे? बताओ, लड़की का प्रश्न जो है उसका उत्तर क्या दे सकते हैं आप? तो ये बराबर है क्या? तो नहीं है, यह बात गलत है, क्योंकि लड़का हो या लड़की वह समान है और उनको विकास का समान अवसर मिलना चाहिए। उसी तरह उनकी भोजन की आवश्यकता भी समान होती है, इसलिए लड़का हो या लड़की उनको पौष्टिक आहार की आवश्यकता समान होती है। प्रश्न दूसरा, तुम्हारे अनुसार लड़का और लड़की का भेदभाव और किन किन बातों में किया जाता है? तो ये आपके अनुसार आपके आजू बाजू में आपको कहाँ कहाँ पे दिखाई देता है कि लड़का और लड़की में किस किस बातों में भेदभाव किया जाता है, यह बताओ। देखो ना, जैसे कि जो घर का काम होता है, घर का अपना भोजन बनाने का काम, जैसे कि सिर्फ लड़कियां या तो औरतें बनाती है और लड़कियां ही उनके हाथ बटाती है, तो यह सही है क्या? तो नहीं है। ऐसे और सारे और बहुत को प्रश्न होते हैं, वह आप लोग बताओ और अपने कॉपी में अंकित करो।
आगे देखो, लड़का और लड़की के बीच भेदभाव करना अनुचित है। लड़कियों को आहार कम देना अथवा उन्हें विद्यालय में न भेजना उन पर अन्याय करना है। ऐसा अन्याय समाज के अन्य घटकों पर भी होता दिखाई देता है। इन चित्रों में तुम्हें कौन कौन सा अन्याय होता हुआ लग रहा है? देखो देखो क्या बताया गया है यहाँ पे, लड़का और लड़की के बीच भेदभाव करना अनुचित है। यानी कि जैसे कि लड़कियों का आहार कम देना अथवा उनको विद्यालय में न भेजना, यह उन पर अन्याय होता है। और ऐसा ऐसा अन्याय समाज के अन्य और घटकों पर भी होता है। आगे कोई चित्र देखेंगे हम और उनमें से देखेंगे कि कौन कौन से घटकों पर, समाज के घटक पर अन्याय होता है। देखो, तुम्हारे सभी पैसे वापस कर दिए तो भी कर्ज कैसे रह गया। देखो यहाँ पे क्या है, ये आगे देखने वाला आपको दिखाई देता है, एक साहूकार है और उसके आगे एक गरीब आदमी है जो कि साहूकार के पास से कर्जा लेता है। कर्जा का पैसा पूरा का पूरा चुकाता है, फिर भी साहूकार उस पर कर्जा है ये बोलता है। ये तो उस पर अन्याय होने वाला है ना। और आगे देखो, एक भी छुट्टी न लेकर महीने महीने भर का काम करती हो तो भी इतना कम वेतन क्यों देती हो। एक है बर्तन मांजने वाली एक छोटी कामगार है। ये कामगार महीने में एक भी दिन छुट्टी नहीं लेती और दिन काम करती है, फिर भी उसको वेतन कम मिलता है। तो उस पर ये भी तो अन्याय है। और भी समाज में बहुत सारे लोगों पे बहुत सारे सामाजिक घटक पर अन्याय होता है। तो ये कौन कौन से आप लोग बताओ, या तो अपने कॉपी में अंकित करो। देखो, किसी भी प्रकार का अन्याय न हो इसलिए नियम बनाने पड़ते हैं। बताओ तो, नीचे नियमों की एक सूची दी गई है। प्रत्येक नियम का एक उद्देश्य है। कुछ नियमों के अनेक उद्देश्य हैं। कक्षा में इनमें से प्रत्येक नियम पर चर्चा करो। मुझे ऐसा लगता है शीर्षक के अंतर्गत अपने मतों का अंकन करो। देखो, अब नीचे कोई नियमों की सूची दी गई है और उसके प्रत्येक नियम का एक अलग अलग उद्देश्य भी है। कुछ नियमों के तो अनेक उद्देश्य हैं। कक्षा में इन सारे नियमों में आप प्रत्येक नियम पर चर्चा करो। मुझे ऐसा लगता है कि शीर्षक के अंतर्गत अपने मतों का अंकन करो। देखो, एक, सार्वजनिक स्थान पर ध्वनिक निक्षेपक पर रात में 10 बजे के बाद लगा प्रतिबंध। देखो, यह एक सामाजिक नियम है। सार्वजनिक स्थान पर जो ध्वनिक शपक लगाए जाते हैं, रात में 10 बजे के बाद लगा प्रतिबंध, उसके बारे में आपकी क्या राय है उस पर बताओ। 2, लड़के लड़कियों के लिए निशुल्क प्राथमिक शिक्षा, उस पर अपनी राय बताओ। 3, निर्माल्य तथा अन्य कूड़ा करकट नदी में फेंकने पर प्रतिबंध। 4, पारिवारिक हिंसा से महिलाओं का संरक्षण। 5, बाल मजदूरों की नियुक्ति पर प्रतिबंध। 6, जंगल की कटाई तथा शिकार करने पर प्रतिबंध। ये जो सामाजिक नियम है, हमारे जीवन में हम अनेक रूढ़ियों तथा परंपराओं का भी पालन करते रहते हैं। अपने माँ, पिताजी, दादी जी, दादाजी तथा संगे संबंधियों को देखकर हम उन परंपराओं का पालन करते हैं। हमारे समाज में कई अच्छे अच्छे रूढ़ियाँ तथा परंपराएं हैं। हम त्यौहार उत्सव का सामूहिक आनंद लेते हैं। घर आए अतिथियों का स्वागत करके उनका सम्मान करते हैं। देखो, हमारे सामाजिक जीवन में हम अनेक रूढ़ियों तथा परंपराओं का भी पालन करते हैं। जैसे कि हमारे सामाजिक जीवन में बनाए गए नियमों का तो पालन करते ही करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ हमारा जो सामाजिक जीवन होता है उनमें हम बहुत सारे रूढ़ियों परंपराओं का भी पालन करते हैं। जो रूढ़ियाँ परंपरा हमारे माँ, पिताजी, दादी जी, दादाजी तथा संगे संबंधियों के और देखकर उन परंपराओं का हम पालन करते हैं। हमारे समाज में कई अच्छे अच्छे रूढ़ियाँ तथा परंपराएं भी हैं। जैसे कि हम उत्सव का सामूहिक रूप से आनंद लेते हैं, त्यौहार का हम सामूहिक रूप से आनंद लेते हैं, घर आए अतिथियों का स्वागत भी करते हैं, उनका सम्मान करते हैं,
पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने वाली अनेक रीतियों का हम परंपरा से पालन करते हैं। प्राणियों के प्रति प्रेम एवं कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अहिंसा और शांति जैसे मूल्य प्राचीन काल से ही हमारे सामाजिक जीवन में रहे हैं। देखो क्या, तो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हम अनेक रीतियों का परंपराओं का पालन करते हैं। प्राणियों के प्रति हमें प्रेम एवं कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अहिंसा और शांति जैसे मूल्य प्राचीन काल से ही हम हमारे सामाजिक जीवन में पालन करते आए हुए हैं। ऐसा होने पर भी कुछ रूढ़ियाँ तथा परंपराएं अनुचित है। हम जो परंपराओं का रूढ़ियों का पालन करते आते हैं वह हमारे सामाजिक जीवन के लिए अच्छी तो है ही है, लेकिन उनमें कुछ रूढ़ियाँ तथा परंपराएं अनुचित भी है, वह गलत भी है, जैसे कि वे हमारे समाज के लिए लाभप्रद नहीं है। उदाहरण, जाति भेद के कारण समाज में ऊंच नीच की दिखाई खाई का निर्माण हुआ, विषमता बढ़ गई। अस्पृश्यता एक अमानवीय और अन्यायकारी प्रथा थी। स्वतंत्र भारत के संविधान ने अस्पृश्यता की प्रथा समाप्त कर दी। देखो ना, देखो जैसे कि हम जो कई रूढ़ियाँ तथा परंपराएं का पालन करते आए, उनमें कुछ रूढ़ियाँ तथा परंपराएं अच्छी है तो कुछ गलत भी है। वह समाज के लिए लाभप्रद नहीं है, समाज के लिए वह लाभ नहीं दिखाई देती। उसमें से देखा जाए तो जाति भेद के कारण समाज में ऊंच नीच की जो खाई निर्माण होती है उससे विषमता बढ़ जाती है। अस्पृश्यता एक अन्यायकारी और अमानवीय प्रथा थी। और स्वतंत्र भारत में हमने क्या, संविधान के अनुसार अस्पृश्यता की प्रथा को, रूढ़ी को समाप्त कर दिया गया है। कई बार कानून बनाकर अनिष्टकारी रूढ़ियों का निर्मूलन करना पड़ता है। हमारे देश में सती प्रथा तथा बाल विवाह जैसी रूढ़ियों अथवा प्रथाओं पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगा दिया गया। जादू टोना करके लोगों को ठगने जैसी कुरीति पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून सर्वप्रथम महाराष्ट्र में बनाया गया। विवाह में दहेज लेने की प्रथा पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। देखो कई बार क्या हो गया, जो हम जो पालन करते आए थे ऐसी कुछ रूढ़ियाँ परंपराएं जो गलत थी, अनिष्टकारी थी, उनमें से कुछ जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, ऐसी जो रूढ़ियाँ तथा परंपरा थी, परंपरा के अनुसार प्रथाएं चलती आई थी, उन पे हमने स्वतंत्र भारत में कानून बनाया और उनमें रोक लगा दी। उसके जैसा जादू टोना करके लोगों को ठगने जैसी कुरीति पर भी प्रतिबंध लगाने वाला कानून सर्वप्रथम महाराष्ट्र में बनाया गया। और एक प्रथा थी विवाह में दहेज लेने की, और वह दहेज की प्रथा के विरोध में भी एक कानून बनाया और दहेज की प्रथा भी हमारे वर्तमान जीवन से बंद कर दी गई है कानून के तौर पर। गलत रूढ़ियों परंपराओं के कारण समाज के कुछ लोगों की उपेक्षा होती है। वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें प्रगति के अवसर नहीं मिलते, रोजगार नहीं मिलता, इससे गरीबी बढ़ती है। गरीबी और शिक्षा का अभाव हमारे सामाजिक जीवन की बड़ी बाधाएं हैं। इन्हें दूर किया जाना चाहिए, तो ही हम सभी एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। देखो गलत रूढ़ियों और परंपराओं के कारण समाज के कुछ लोगों की उपेक्षा होती है, जैसे कि वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं और उसी से उनको प्रगति के अवसर भी नहीं मिलते और शिक्षा के बिना उनको रोजगार भी नहीं मिलता। इससे समाज में गरीबी बढ़ती है। गरीबी और शिक्षा का अभाव हमारे सामाजिक जीवन की बड़ी बाधाएं हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए, तो ही हम सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण समाज में जिस प्रकार समता तथा न्याय स्थापित करने के लिए कानून आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी कानून की आवश्यकता होती है। हम अनेक बातों में प्रकृति पर निर्भर होते हैं। हमारी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति के कारण होती है।
हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति होनी चाहिए। इसके लिए हम इन संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, इनका उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। देखो, पर्यावरण संरक्षण के बारे में समाज में जिस प्रकार समता तथा न्याय स्थापित करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है, उसी तरह पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी कानून की आवश्यकता होती है। हम अनेक बातों में प्रकृति पर निर्भर होते हैं, प्रकृति से मिलने वाले संसाधनों पर निर्भर होते हैं। अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी प्रकृति के कारण ही होती है, लेकिन हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति होनी चाहिए। इसके लिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, उनका उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों को भी वह संसाधन जरूरी है और उनके लिए भी वह मिलने चाहिए। देखो, हमारे सामाजिक समस्याएं, उनमें से कुछ समस्याएं आगे बताई गई इस चित्र में दिखाई देते हैं। देखो, जैसे कि निरक्षरता, अंधविश्वास, बाल विवाह, बाल मजदूरी, यह हमारी सामाजिक समस्याएं हैं। क्या तुम जानते हो, जाति भेद, स्त्री पुरुष विषमता एवं स्त्री शिक्षा का अभाव, ये सभी हमारे समाज की प्रमुख बाधाएं थी। इन्हें दूर करने का प्रयत्न महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षि शाहू महाराज तथा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया। स्त्रियों की शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। इनकी सहयोगी फातिमा शेख ने इनको बहुमूल्य सहयोग दिया। महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने स्त्री शिक्षा के लिए बड़े कार्य किए। देखो, क्या आपको इसकी जानकारी थी? नहीं थी तो अभी यहाँ से ले लो। जैसे कि जाति भेद, स्त्री पुरुष विषमता एवं स्त्री शिक्षा का अभाव, यह सभी हमारे सामाजिक जीवन की प्रमुख बाधाएं थी और यह बाधाएं दूर करने का प्रयास महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षि शाहू तथा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया। स्त्रियों की शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले, उन्होंने भी बहुत बड़ा संघर्ष किया और उनको सहयोग दिया फातिमा शेख ने। उनका भी बहुमूल्य सहयोग इसमें रहा है। महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने भी स्त्री शिक्षा के लिए बड़े कार्य किए। इन सभी समाज सुधारकों के कार्य हमारे समाज में उचित परिवर्तन लाने में उत्तरदायी सिद्ध हुए हैं। हमने क्या सीखा? मनुष्य के लिए बनाए गए नियमों में परिवर्तन होते हैं। प्राचीन काल में नियम धार्मिक परंपराओं तथा सामाजिक रूढ़ियों के रूप में थे। अनिष्टकारी तथा अमानवीय रूढ़ियाँ और परंपराओं के विरोध में कानून बनाए जाते हैं। देखो, नंबर 1 पे क्या बताया गया है? मनुष्य के लिए बनाए गए नियमों में परिवर्तन होते हैं और वह काल के अनुसार परिवर्तन उनमें करने भी चाहिए और आते भी जाते हैं। 2, प्राचीन काल में नियम धार्मिक परंपराओं तथा सामाजिक रूढ़ियों के रूप में थे। जो सामाजिक नियम थे वह प्राचीन काल में कैसे थे? तो वह धार्मिक परंपराओं तथा सामाजिक रूढ़ियों के रूप में थे। नंबर 3, अनिष्टकारी तथा अमानवीय रूढ़ियों और परंपराओं के विरोध में कानून बनाए जाते हैं और वह रूढ़ियाँ, अमानवीय रूढ़ियाँ और परंपरा बंद की जाती है। धन्यवाद।